बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना के इस्तीफे पर भारत में भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर ने कहा, एक बार फिर बांग्लादेश के मुद्दे का जिक्र कर विवादास्पद बयान दिया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां कुछ भारत में भी बननी शुरू हो गई हैं और लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर शक पैदा होने लगा है। इसलिए हमें पड़ोसी देश से सीख लेते हुए सावधान रहने की जरूरत है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत में भी आर्थिक विकास के बावजूद बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। बांग्लादेश की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी तुलना की जा सकती है। अय्यर ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में कमियां महसूस होने लगी। वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी, तो वो विपक्ष की पार्टियों ने भाग ही नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है। विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्ज़ाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या। लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस आज पेरिस से बांग्लादेश लौटेंगे और 15 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार आज शपथ लेगी। आज रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आर्मी चीफ वकार उज जवान ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। तो अंतरिम सरकार में 15 सदस्य होंगे। आज बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। शाम को 8:30 बजे बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोहम्मद यूनुस आज पेरिस से बांग्लादेश वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश से भागने के बाद भारत पहुंची थी और अभी भी वो कड़ी सुरक्षा के बीच में हिंडन एयरबेस पर है। फिलहाल बांग्लादेश में इस वक्त जो भी हालात बने हुए हैं उसके पीछे 2 बेगमों यानी शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच बगावत की कहानी है और इसी कहानी की वजह से ही बांग्लादेश की सड़कें अराजकता की आग से धधक उठी। पुरानी अदावत, वर्चस्व की जंग, दबदबे की होड़ और हिंसा की आग में धधकता बांग्लादेश। एक पुरानी कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बांग्लादेश में अक्षरशः यही कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच अदावत, वर्चस्व और दबदबे की होड़ ने देखते ही देखते हैप्पी इंडेक्स वाले बांग्लादेश को बगावत की आग में झोंक दिया। आखिर क्यों 2 बेगमों की सियासी जंग में फंसे बांग्लादेश में ये उबाल आया,
इसे समझने के लिए हमें शेख हसीना और खालिदा जिया के कद और कहानी को समझना होगा। दरअसल ये दोनों बांग्लादेश की राजनीति के दो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं। बांग्लादेश अवामी लीग के शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। बांग्लादेश की राजनीति इन्हीं दोनों कद्दावर नेताओं के बीच झूलती है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और बंगबंधु कहे जाने वाले पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जबकि खालिदा जिया पूर्व सैन्य अधिकारी और राष्ट्रपति जियाउर रहमान की बेगम है। दोनों रसूखदार परिवारों से हैं और अपने अपने परिवारों की सियासत को आगे बढ़ा रही है। राजनीति में एंट्री की बात करें तो खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों की एंट्री एक बड़ी त्रासदी के बाद हुई। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आजादी का श्रेय दिया जाता है। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन 1975 में उनकी घर के अंदर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को सैन्य अफसरों ने अंजाम दिया था। इसमें शेख मुजीब के साथ उनकी पत्नी और 3 बेटे भी मारे गए थे। केवल शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना ही बची थी, जो उस वक्त देश से बाहर थी। कुछ ऐसी ही कहानी खालिदा जिया के साथ भी जुड़ी। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान एक प्रमुख मिलिट्री कमांडर और आजादी संग्राम के हीरो थे। शेख मुजीब की हत्या के बाद उन्होंने देश का शासन संभाला। वे 1977 में राष्ट्रपति बने और 4 साल बाद 1981 में उनकी भी सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख मोहम्मद इरशाद ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इरशाद को हटाने के लिए हसीना और जिया दोनों साथ आई और जीत भी हासिल की, लेकिन इरशाद के हटने के बाद वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बांग्लादेश के पहले सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया जब 1991 में पहली बार सत्ता में आई तो उनके ऊपर शेख हसीना की अवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कार्रवाई करने का आरोप लगा। बाद में जब हसीना की सरकार आई तो उनके ऊपर भी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई का आरोप लगा। इस लड़ाई में आखिरकार खालिदा जिया को जेल जाना पड़ा, जिसका असर बांग्लादेश की सियासत में ये हुआ कि खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच राजनीतिक उठापटक को बैटल ऑफ बेगम कहा जाने लगा। और यही तस्वीर इस वक्त बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, क्योंकि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट में खालिदा जिया की भी भूमिका बताई जा रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे अधिक असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और उनकी संपत्तियों में आगजनी की खबरें आ रही हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुनकर उन पर हमला किया जा रहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और उनकी संपत्तियों में आगजनी की खबरें आ रही हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है। যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা
গ্লাস বলেন কিচ্ছু রাখে নাই, পিটারে ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই? কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं को बनाया गया निशाना। घरों से लेकर मंदिरों तक में तोड़फोड़, आगजनी और लूट। हिंदू नेताओं की हत्या की गई है और उनके घरों को जलाया गया है। राजनीति से जुड़े हिंदू नेताओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू महिलाओं को अगवा करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के हालात पर भारत में भी चिंता जाहिर की जा रही है। धर्म गुरुओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसी संस्थाएं भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रही हैं। साथ ही सरकार से मांग भी कर रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से इस समय जिनके हाथ में सत्ता है उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा 7.95% अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं। इसके बाद बौद्ध और ईसाई आते हैं। तख्ता पलट के बीच जारी हिंसा के बीच बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय अब स्वदेश लौटने लगे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का असर इनके चेहरे पर साफ पड़ा जा सकता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश में आईएसआई का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले सुनियोजित और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के संबंधों पर भी दिखाई देगा। बांग्लादेश के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी नया हो सकता है। राजनीतिक अस्थिरता वाले इन्हीं हालातों के बीच चीन के सामने एक नई चुनौती आ गई है। वो ये कि बांग्लादेश में अगर हालात ऐसे ही रहे तो चीन अपना कर्ज कैसे वसूलेगा। बांग्लादेश से कैसे कर्ज वसूलेगा चीन? क्या बांग्लादेश में कोई नया दांव खेलेंगे जिन पे? क्या होगी बांग्लादेश पर चीन की रणनीति? जिस चीन ने दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है, वो चीन इस वक्त बेहद परेशान है और चीन की परेशानी की वजह है बांग्लादेश से आने वाली ये तस्वीर। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात में ऐसी अस्थिरता आई है कि कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि शी जिनपिंग की नजरें इस वक्त बांग्लादेश से जुड़े एक एक घटनाक्रम पर टिकी हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्ज की लत लगाने वाले चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर बांग्लादेश में हालात जल्द नहीं सुधरे तो वो अपने अरबों का कर्ज कैसे वसूलेगा। शेख हसीना से चीन के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन चीन ने खालिदा जिया के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखा है। 2016 में शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर गए तो उन्होंने खालिदा जिया के साथ भी मुलाकात की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर $100 बिलियन से ज्यादा का विदेशी कर्ज है, जिसमें से बांग्लादेश को चीन के हिस्से के $125 बिलियन हर साल चुकाने होते हैं। चीन बांग्लादेश को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश है और साल 2023 के अंत तक बांग्लादेश पर चीन का $5 बिलियन अमेरिकी का कर्ज बकाया था। जुलाई 2024 में ही शेख हसीना 4 दिन के लिए चीन दौरे पर। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए 100 गांव 100 खबर। नमस्कार।